जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक टॉपिक है वर्ब, इसको हम डिस्कस करेंगे और यहां पर इस वीडियो में वर्ब से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस के माध्यम से 10 कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और यहां से आप निश्चित ही एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नाउन का टॉपिक, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। किस तरीके से यूपी टेट और सुपर टेट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, लेवल क्या होगा, वो सभी बारीकी के साथ मैं बात बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ब से रिलेटेड, यहां पर सिर्फ वर्ब का टॉपिक है। ये वर्ब से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, सभी टॉपिक बहुत आसानी से बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड नो एरर। दोस्तों इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों अगर सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा द नंबर ऑफ आता है तो जो नाउन आएगा इसके बाद तो वो प्लूरल नाउन होगा, बट जो वर्ब आएगी वो हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ लगा हुआ दिख जाता है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा और जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ, यहां पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ आया है, इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नाउन है, बट जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। बट यहां पर प्लूरल दे रखी है तो इज नहीं, आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर इज माई पेंट्स इन द रूम नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। और यहां से एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में जो यूपी टेट और सुपर टेट का एग्जाम हुआ है वहां पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी, यूज भी प्लूरल की तरह होता है। तो दोस्तों बचपन में आपने पढ़ा होगा कि बॉय हमारा सिंगुलर है और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस का यूज कर दिया करते थे, यानी कि अब ये बॉय हमारा प्लूरल हो गया और हमने एस हटाया तो ये यहां पर बॉय हो गया, तो जो सिंगुलर हो गया। बट कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, प्लूरल नाउन ही बनते हैं। कभी भी आप इनके लास्ट में लगे एस को हटाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना, वरना 1 नंबर माइनस करवाओगे। ये हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। और जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा और इनके साथ यानी कि इनके लास्ट में लगे हुए एस को कभी भी नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हम हटाएंगे तो 1 नंबर माइनस करवाएंगे। चलिए वो वर्ड समझते हैं कौन कौन से हैं। सीजर्स हुआ, टंग्स हुआ जिसको हम चिमटा बोलते हैं, प्लायर्स हुआ, पिंचर्स हुआ, बेलोज हुआ जिसको हम फुकनी बोलते हैं, ट्राउजर्स हुआ, पैंट्स हुआ, आपका पजामाज हुआ, शॉर्ट्स हुआ, गैलोज हुआ जिसे हम फांसी का फंदा बोलते हैं, फैंग्स हुआ जिसे हम डंक बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स हुआ, गॉगल्स हुआ, बाइनोकुलर्स हुआ जिसे हम दूरबीन बोलते हैं, सनग्लासेस हुआ, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान, अमेंड्स हुआ, अमेंड्स का मतलब होता है संशोधन, आर्काइव्स हुआ, आर्काइव्स का मतलब होता है ऐतिहासिक दस्तावेज, एरियर्स हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस हुआ, एम्बर्स हुआ, फायरवर्क्स हुआ, आउटस्कर्ट्स हुआ, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस एंड बिलोंगिंग्स एटसेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, याद रखना यहीं से वर्ड्स आपके एग्जाम में, यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर के द्वारा। तो याद रखना ये जितने भी वर्ड्स हैं हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन होंगे और इन वर्ड्स के लास्ट में ये जो एस लगा हुआ है इनको हटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके साथ
हमेशा और हमेशा एस लगा हुआ ही आएगा, और ये जितने भी नाउन हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगी, यानी कि ये सभी नाउन प्लूरल नाउन होंगे। उनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब का ही इनके साथ यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर वेयर इज माई पेंट्स, आप देख सकते हैं पेंट्स हमारा नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और पेंट्स के पहले ये जो माई आया है, यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये पेंट्स के अकॉर्डिंग आई है, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द पुअर इज जनरली हार्ड वर्किंग इन आवर कंट्री, नो एरर। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मेहनती होते हैं हमारी कंट्री में। चलिए यहाँ पर इसमें एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इफ बी यूज द या दी बिफोर एनी एडजेक्टिव देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। यानी कि ये बोल रहा है कि एडजेक्टिव से पहले अगर दा का यूज कर देते हैं, दा हमारा एक आर्टिकल होता है जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अगर याद रखना किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। समझते हैं कैसे? तो रिचिश हुआ, पुअर हुआ, सिक हुआ जिसे हम बीमार बोलते हैं, डीफ हुआ, डम हुआ जिसे हम गूंगा बहरा बोलते हैं, ब्लाइंड हुआ हमारा, ऑनेस्ट हुआ, वीक हुआ, इंजर्ड हुआ, एजुकेटेड हुआ, अनएजुकेटेड हुआ। आप देख सकते हैं ये सभी एडजेक्टिव और इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा का यूज किया गया है। रिच मतलब होता है अमीर, बट आर्टिकल अगर दा का यूज इसके पहले कर देते हैं तो अब ये बन गया अमीर लोग। समझ में आया? रिच मतलब होता है अमीर जो एक एडजेक्टिव है, बट अगर इनके पहले आर्टिकल दा का यूज किया गया है सेंटेंस में तो ये समझ जाना दोस्तों कि अब ये प्लूरल नाउन बन चुका है और जिसका मतलब होता है अमीर लोग। यानी कि धरती पर एक कम्युनिटी का शो करता है, कम्युनिटी के बारे में बताता है कि जितने भी अमीर लोग हैं उनके बारे में बात करता है, तो ये प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। पुअर हमारे यहाँ पर होता है गरीब, अगर आर्टिकल दा इसके पहले लग जाता है तो ये हो जाता है गरीब लोग, क्योंकि अब ये गरीबों की कम्युनिटी के बारे में बताता है और यहाँ पर धरती पर जितने भी गरीब है उनके बारे में बताता है, तो ये प्लूरल नाउन की फॉर्म में अब यूज किया जाएगा। और सिक मतलब होता है बीमार, बीमार से पहले यानी कि सिक से पहले आर्टिकल दा का यूज हो गया, मतलब बीमार लोग। डीफ हुआ, डम हुआ, ब्लाइंड हुआ, ये जितने भी आप एडजेक्टिव देख रहे हैं इनके पहले आर्टिकल दा का यूज किया गया है, ये एक कम्युनिटी को शो करते हैं। तो जब किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, यानी कि किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, तो वो कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। और जब प्लूरल नाउन बन जाता है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ आई बात समझ में? द ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लोग, द वीक का मतलब होता है कमजोर लोग, द इंजर्ड का मतलब होता है घायल लोग, द एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, द अनएजुकेटेड का मतलब होता है कि अनपढ़ लोग। ओके, याद रखना ये सभी नाउन कैसे होते हैं? ये सभी नाउन अब प्लूरल नाउन बन गए, तो जो प्लूरल नाउन बन गए तो वर्ब भी कैसी आ रही है? यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द पुअर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुअर हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, तो यानी कि ये कम्युनिटी को शो करते हैं। तो ये जब प्लूरल नाउन बन जाएगा तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी? तो यहाँ पर वर्ब इज नहीं होगी, आर हो जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जामिनर के द्वारा पूरी तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा आपको और आप चकरा जाएंगे और गलत उत्तर पर जल्दबाजी में टिक कर आएंगे, जो आपके स्कोर में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉट्स ऑफ शुगर हैव बीन सोल्ड इन माय शॉप, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और करेक्ट उत्तर आप खुद ब खुद निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? लॉट्स ऑफ हुआ, लॉट हुआ, सम हुआ, ऑल हुआ, मोस्ट हुआ, नो हुआ। याद रखना दोस्तों, अगर ये किसी सेंटेंस में दिख जाते हैं और इनके बाद
काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। बट अब ये बट क्या है कि अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स दे रखे हैं, कौन कौन से, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, और इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा? लॉट्स ऑफ, तो यहां पर आप देखते हैं लॉट्स ऑफ आया है। उसके बाद यहां पर शुगर, जरा मुझे बताइए काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? तो हमारा जवाब होगा सर अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का। तो यहां पर हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज गॉन टू स्कूल, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। आई थिंक आपको उत्तर पता चल चुका होगा अगर आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, देखा है। चलिए एक और बार मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों लॉट्स ऑफ हुआ, अलॉट हुआ, सम हुआ, ऑल हुआ, मोस्ट हुआ, नो हुआ। अगर ये सेंटेंस में दिख जाते हैं और इनके बाद काउंटेबल नाउन का अगर यूज होता है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। बट इन वर्ड्स के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ओके, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लॉट्स ऑफ आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने लॉट्स ऑफ लगा कर दिया है सेंटेंस में। तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। तो उस काउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं होगी, प्लूरल हो जाएगी, यानी कि हैव हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसी पार्ट में एरर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये जो गो है, फाइंड आउट द वर्ब, ये कैसी वर्ब है? ए हमारी रेगुलर वर्ब है, बी हमारी इर्रेगुलर वर्ब है, सी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक नंबर का ये निश्चित ही रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी सेम। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है वही हमारी रेगुलर वर्ब होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हमारा एडवाइज दे रखा है तो सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड, यानी कि ये दोनों जो फॉर्म है सेकंड और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम है। ट्राई की अगर बात करें तो सेकंड फॉर्म ट्राइड, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दोनों फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों कैसी हैं? सेम है। तो जब फॉर्म दोनों सेम होंगी सेकंड और थर्ड फॉर्म तो वो रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है? जब वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, क्या सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है? नहीं है। टेक, टुक, टेकन, क्या मुझे बताओ वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है? नहीं है। तो इस हिसाब से ये इर्रेगुलर वर्ब। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों गो, फाइंड आउट द वर्ब। तो यहां पर आप देख सकते हैं गो की सेकंड फॉर्म होगी बेंट, क्या होगी दोस्तों? बेंट होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी। क्या मुझे बताइए ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है? जब सेम नहीं है तो ये इर्रेगुलर वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडवाइज्ड बताना है आपको, फाइंड आउट द वर्ब। लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या रेगुलर वर्ब है? तो ए ऑप्शन तो काट ही दो। लिंकिंग वर्ब यानी कि इसी को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो होगी नहीं। हेल्पिंग वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ये भी नहीं होगी क्योंकि ईज, एम, आर, वॉज, वर यही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो सब्जेक्ट की हेल्प करती हैं। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होती है? जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। तो एडवाइज्ड,
एडवाइज्ड, एडवाइज यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होंगी, बिल्कुल होंगी, तो इस हिसाब से ये रेगुलर वर्ब हो जाएगी। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में एरर। और यहां से एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में, और हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आने वाले एग्जाम में जो यूपी टेट का 23 तारीख को लगा हुआ है वहां पर एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोस्टेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेशनरी, पोइट्री, ये पोट्री है, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिस्ट्री, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलर्स, फ्यूल, पेपर का प्रयोग, याद रखना। और यहां पर ये पोइट्री होगा दोस्तों, पोट्री नहीं होगा, पोइट्री होगा, POETRY, सही कर लेना। याद रखना ये जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप कभी भी आ और एन नहीं लगा सकते। इसको प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस भी नहीं लगा सकते। अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो आप पीस ऑफ, और प्लूरल बनाना है ऑल पीसेस ऑफ लगाकर इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। तो इन वर्ड्स को विशेषकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। और नाउन्स के रूप में, अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये सभी कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहीं से एग्जामिनर के द्वारा आपको कंफ्यूज किया जाएगा आपके एग्जाम में, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से अंतर्गत पूछ लिया जाए आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आई हैव सम इंफॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं सम के बाद प्लूरल नाउन तो आएगा, बट अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस लगाकर नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहां पर इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगाया जाता, ए और एन भी नहीं लगाया जाता। अगर इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो आप पीस ऑफ क्या लगाएंगे? आप पीस ऑफ या फिर ऑल पीसेस ऑफ लगाकर इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर एस एडिशनल में ऐड कर दिया है एग्जामिनर के द्वारा, और बच्चों को लगेगा कुछ इंफॉर्मेशन सही तो लिखा है, वहीं आप एक नंबर माइनस कराओगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स इन द मार्केट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, इसमें एरर बताना है कि ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। और यहां से एग्जामिनर कई बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, आप देख सकते हैं पिछले यूपी टेट के प्रश्न पत्र को उठाकर। चलिए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट को कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। देखिए कमाल ग्रामर का कि देखने में कैसे लग रहे हैं? सिंगुलर लग रहे हैं। हमें लगेगा ये तो बिल्कुल सिंगल है, सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? बस ये इतने वर्ड्स जो हैं यही आपको ध्यान में रखने हैं। कैटल हुआ, कैवलरी हुआ, इन्फेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, पीजेंट्री हुआ, चिल्ड्रन हुआ, जेंट्री हुआ, पुलिस हुआ, पीपुल हुआ। याद रखना दोस्तों, ये नाउन जितने भी होते हैं इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं करोगे आप, कैटल का कैटल्स नहीं करोगे, ये ऑलरेडी प्लूरल है। अब जब ऑलरेडी प्लूरल हैं मगर दिखने में कैसे लग रहे हैं? देखो कैटल सिंगुलर सा लग रहा है, कैवलरी सिंगुलर सा लग रहा है कि सिंगुलर है। यहीं से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, वो एस लगा कर दे देगा इनके साथ। क्या लगा कर दे देगा? एस लगा कर दे देगा और आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा? पुलिस। मैंने आपको बताया था ये कैसा नाउन है भैया? जब ये प्लूरल नाउन है तो ये हैज क्या कर रहा है? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो यहां पर हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहीं से आपको कंफ्यूज करता है
समझो बच्चों, यहीं से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको और आपको मजबूर करता है आप गलत उत्तर पर टिक करो। आपको गलत नहीं करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये वाला? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वो है 2 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। और यहां से निश्चित ही आपको आने वाले सुपर टेट या यूपी टेट के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश हुआ, क्रू हुआ, टीम हुआ, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट या काउंसिल। ये दोस्तों जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। देखिए कमाल, यहीं से एग्जामिनर कंफ्यूज में डालेगा आपको, यहीं से आपको कंफ्यूजन में डालेगा और आपको मजबूर करेगा कि आप गलत उत्तर पर क्लिक कर दो या टिक कर दो। गलत नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि डियर हुआ, सीप हुआ, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट या काउंसिल, ये जितने भी वर्ड्स हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में बन सकते हैं। और अगर ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंपल। इन वर्ड्स के साथ यहां पर मैं आपको दिखा दूं, कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। यानी कि अगर आप ये सोचो कि इन वर्ड्स का अगर हम प्लूरल नाउन बना रहे हैं तो इनके लास्ट में एस लगा दे, कभी नहीं लगेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 2 sheeps, तो यहां पर टू मतलब 2, sheeps मतलब भेड़ें। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने चुपचाप से एस लगा दिया। अब आपको लगेगा 2 sheeps का मतलब 2 sheeps यानी कि 2 है तो ज्यादा है, और एस लगा है तो प्लूरल नाउन तो आएगा ही। वहीं आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी क्या बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस और ईएस नहीं लगाया जाता। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पर 2 sheep लिखो। यहां पर दोस्तों थोड़ा ये पेन सही से नहीं चल पा रहा है, तब भी मैं ट्राई कर रहा हूं। 2 sheep, तो यहां पर एस नहीं आएगा, चाहे हम 1 sheep लिखें चाहे हम 2 sheep लिखें, हमेशा sheep ही आएगा। और जब यहां पर 2 sheep की बात हो रही है तो यहां पर एस नहीं लगेगा, यानी कि 2 sheep ही रहेगा। जो वर्ब आएगी वो तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। समझ में आया? मैं फिर दोबारा समझा देता हूं कि 2 मतलब 2, भेड़ मतलब शीप। तो यहां पर इन वर्ड्स के साथ ये जो एस लगा हुआ है एग्जामिनर ने चुपचाप से लगा दिया है आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, तो कभी भी एस का यूज नहीं होगा। 2 sheep आर, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी कि एस का यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर हम 1 sheep भी लिखते दोस्तों, कितना 1 sheep भी अगर हम लिखते तब भी यहां पर एस नहीं लगता, क्योंकि और यहां पर जो वर्ब होती वो भी इज होती। अब क्योंकि 1 sheep की बात हो रही है, 2 sheep, अब ये प्लूरल हो गया, बट यहां पर वर्ब तो प्लूरल आएगी बट एस नहीं लगाया जाएगा। और यहां से एग्जामिनर आपको निश्चित ही कंफ्यूजन में डाल देगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात और बताना चाहूंगा, मेरी प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो एक शॉर्ट्स करके प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आप शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर काफी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है। और अगर वो शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, वो वीडियोज आप देख लेते हैं, वहां से रिवीजन अच्छा हो जाएगा और निश्चित ही वहां से अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। तो दोस्तों यहां पर ये इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और पहली बार मेरी वीडियोज को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए। इससे मैं जो भी वीडियोज बनाऊंगा उन वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।